हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, बेसिकली 7th क्लास है। ज्योग्राफी का हम पूरा बुक का रिवीजन भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। आज सामाजिक जो हमारा है बुक है हमारी, उसको हम लोग देखेंगे। भारतवर्ष हमारा सामाजिक बुक, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर है आपका समानता। देखिए, ये भी मैंने आपको पढ़ा दी है। इक्वलिटी बेसिकली होती क्या है, समानता किसको कहा गया है। आप देखते हैं, समानता को हम लोग आपका बराबर से भी मापते हैं कि बराबरी का अधिकार को हम समानता कहते हैं कि भैया सबको अधिकार बराबर है, सब समान है। अब कहाँ समान है? क्या कानून की नजर में समान है, या आर्थिक रूप से समान है, या राजनीतिक रूप से समान है, या कार्य के में रूप में समान है? और समान है तो अमीर और गरीब के बीच खाई कैसी है? ये बहुत सारे मुद्दे हमारे चैप्टर में छुपे हैं और हम इनको पढ़ेंगे तो शायद ये चीजें हमें बड़ी साफ हो जाएं कि समानता की वैल्यू कहाँ सबसे ज्यादा है और किस आधार की समानता की बात की गई है। क्लियर है? तो इसी चैप्टर पर हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें और इन मुद्दों पर अपना विचार दें और गौर करके एक एक सभी चीजों को पढ़ते चलें और देखते चलें। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई डाउट अगर पिछले चैप्टर में रह गया हो तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नहीं तो चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी बच्चा, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए। चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। आपके सामने है और थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप देखोगे कि किस तरह से ये महिला और पुरुष आपस में एक कतार में खड़े हैं। और बेसिकली इस चैप्टर को आप देखेंगे, इसको तो आप देख पाएंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है और हमारे सामने है समानता, इक्वलिटी। अब आप यहां देखिए, इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले देखिए, छोटे लाल एक व्यक्ति हैं जो किसान हैं, मंजीत कौर एक शिक्षिका हैं, तेजा आपका व्यापारी हैं, गिरीश आपका राव आपके छात्र हैं, कांता देबू घरेलू में काम करने वाली है, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार यानी कि हाउस वाइफ जैसी है। अब ये सब लोग एक खड़े हैं। कह रहे चुनाव के दिन एक कांता और उसकी दो सुजाता वोट डालने में बारी बारी से इंतजार कर रही है। यानी कि जब वोटिंग करते हैं तो वहां इक्वलिटी राइट है। मतलब आप वोट करने के लिए जा रहे हैं तो अमीर, गरीब, व्यापारी, शिक्षक, किसान कुछ नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। और भारत के नागरिक हैं, आपको वोट करने का समान अधिकार है। आपके वोट की उतनी ही वैल्यू है जितने के अमीर या गरीब के वैल्यू के बराबर। यानी कि अमीर, गरीब, वर्ग, लिंग, जाति, धर्म, विशेष, शिक्षा, इन सबसे ऊपर है। इनका कोई महत्व नहीं है आपकी समानता में। आप सब समान हैं। कोई, अगर किसी बच्चे ने कोई पीएचडी कर रखी है और कोई अनपढ़ है, वो भी बराबर है। क्लियर है? समानता का ये मतलब है। और हम पढ़ेंगे समानता है क्या, कैसे उसको डिफाइन किया गया है। कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो पहली बात हमको पता होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है। लोकतांत्रिक, जहां लोगों का शासन होता है, जिसका राष्ट्राध्यक्ष लोगों द्वारा चुना जाता है, उसी को हम लोकतांत्रिक कहते हैं। क्या यहाँ किसी राजा का शासन है, या किसी एक वर्ग का शासन है, या किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन है? नहीं। किसका शासन है? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो है लोगों का शासन है। भाई, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सीधा कोई अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकता है। जनता उसको वोट देगी, चुनाव होंगे, जीतेगा तो ही तो प्रधानमंत्री बनेगा। और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आपका राष्ट्रपति बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ा। जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, समानता और लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, इनकी कार्य प्रणाली सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानकारी पाएंगे। कैसे होगा? आप इनके बारे में और अच्छे से आपका पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी चीजें हैं। यहां तक आप देख सकते हैं। ठीक, देख लिया। और कह रहे हैं कि लोकतंत्र यह आवश्यक है क्योंकि भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी पर आराम से आपकी चर्चा करेंगे। चलो कांता, अब देखिए, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कितनी अच्छी बात है ना
कि सुजाता अब हम सब देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। कहने की कितनी अच्छी बात है कि हम सब लोग मिलकर एक ही लाइन में लगकर आपका वोट डाल सकते हैं। और देखिए ये लोग जा भी रहे हैं वोट गिनने के लिए। ठीक, चल कांता अब तेरी बारी है। वो कह रही है कि जा कांता वोट डाल, बारी मतलब नंबर है आपका, आपकी टर्न है। मैं तो उसी को वोट डालूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लगाने का वादा किया है। तो क्या हुआ, किस व्यक्ति को वोट डाल रही है? जो उसकी समस्या को कम करेगा, भाई उसी को तो वोट देगी। तो कौन कम कर रहा है उसकी समस्या को? भाई बता दे, कोई नेता आया था किसी पार्टी का, XY पार्टी का रहा होगा, ABCD जो भी पार्टी हो, कह रही कि वो बंदा हमको बोल के गया था कि अगर आप पानी की पाइपलाइन में लगा दूंगा, अगर मैं जीतता हूं तो मैं पानी की पाइपलाइन लगा दूंगा। और इसीलिए वो उस व्यक्ति को ही वोट कर रही है जिसने उसे वादा किया था कि वो पानी की पाइपलाइन लगा के देगा। अब देखिए, अब्दुल रहमान कारीगर हैं, शबानो बेगम आपकी गृहिणी है, हाउस वाइफ है, एक आपका गृह मिल आपके क्या है, परामर्शदात्री हैं, आईजैक लैंगर क्या है, सरकारी अधिकारी हैं, रुखसाना मिर्जा आपका मीडिया कर्मी है, योगराज आपके बेरोजगार हैं, अशोक कुमार जैन उद्योगपति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब एक ही लाइन में खड़े हैं और यही है समानता। और यही समानता चुनती है राष्ट्र के लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने के लिए। और यही इसी चीज के लिए हम लोगों ने 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, कितने संघर्ष लड़े, कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया ताकि सब लोग भारत में एक समान हो जाएं। क्लियर है? अब कह रहे कुछ देर के बाद कांता, बाद में कांता जी नमस्ते साहिब, नमस्ते, ठीक है। अब कह रहे हैं नमस्ते साहिब, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल ले जाना है, पर पहले साहब के घर जाकर काम कर लूं और फिर कुछ पैसे उधार लूंगी। तो ये तो हमने कहानी पढ़ ली भैया, ऐसे वोट गिरने के लिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वोट गिरने के लिए सब एक ही लाइन में खड़े हैं। और वहां तो लग रहा है कि भैया सबको समानता है देश में। अब कहानी चेंज, फ्रेज चेंज, पार्ट चेंज। अब समानता को परखना शुरू करेंगे। कह रहे हैं कि गुड़िया बुखार में पड़ी है, अस्पताल लेकर जाना है और पहले साहब के यहाँ जाऊंगी, घर में काम करती हूँ और कुछ पैसा क्या ले लूंगी, उधार ले लूंगी। काम किया, पैसा लिया, क्या कहती, यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा मुझे और शाम तक लौट आऊंगी और तेरे को अस्पताल लेकर जाऊंगी। क्या कह रही कि पहले बेटा दवाई उवाई खा ले, फिर उसके बाद तेरे को अस्पताल ले जाऊंगी, काम करूंगी, कुछ पैसा उधार मांगूंगी। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में कभी भी साफ सफाई नहीं होती। अब अगर काम वाली है, कोई किसी के यहाँ घर पर जाकर किसी की मदद करती है और उसके बदले कुछ उसको वेतन या पैसा कुछ उसको मिलता है उसके सैलरी बेस पर, तो उसका घर चलता है। अब क्या हुआ कि किसी काम करने वाली महिला जो कांता थी, वो अभी वोट गिनने गई थी, तो अमीर गरीब सबके बीच में खड़े होकर नॉर्मल उसने वोटिंग की। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी बीमार थी तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसे पैसे लेने के लिए, अब मुझे बताइए उसकी बेटी बीमार है, क्या उसको सबसे पहले काम करने जाना चाहिए या अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए? तो आप कहेंगे सर हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल कैसे ले जाएगी, उसके बाद तो पैसे ही नहीं है। वो अपने साहब के यहाँ, जिनके यहाँ काम करती वहां पहले उनका काम खत्म करेगी, फिर वो उनसे पैसा उधार लेगी और पैसा उधार लेने के बाद कहीं जाकर अपनी बेटी को अस्पताल ले जाएगी। अब वो कह रही है कि मेरी बेटी बीमार क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई नहीं है। तो हमें एक कारण समझ आया कि साफ सफाई ना होना बीमारी का कारण बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी आप देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, कोने को अच्छे से साफ करना है, साफ बोले हैं, कांता ये लो तेरे पैसे, पर पैसे से पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाओ, समझी? अब उसकी बेटी बीमार है, वो उसको सलाह दे रही, डांट रही है कि ऐसा नहीं करना कि मुझसे पैसे आप वो मांग रहे हो एडवांस। जी मैडम नहीं मांगूंगी। अब देखिए उसकी बेटी बीमार है, वो पैसे उधार लेना चाह रही है, एडवांस रही, तो उसकी जो चाहे जिनका काम करती है वो डांट रही है उसको, ऐसे नहीं करूंगी मैं। बस जरा देर सी बेटी, जैन मैडम और जैन साहिब वोट डालने की लाइन में भी खड़े थे और वो अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ा। अब देखिए
जैन साहब का बेटा भी बीमार था और इसकी लड़की भी बीमार थी, दोनों अस्पताल गए, ठीक है, और इन्हें आपका देखना पड़ा। तो जैन साहब तो लाइन में नहीं लगे, वो सीधा अंदर जाकर डॉक्टर को दिखा लिया, जबकि उसने क्या करा, अपनी बेटी को लाइन में लेकर खड़ी रही। ठीक, तो दो फेज क्लियर हुए। बेचारी कांता अपनी बच्ची को लेकर गई है, जो जैन साहब जो आपका अपनी मतलब जो उनके साथ बोट गिर रहे थे, उनके पीछे खड़े थे। आप जैसी हॉस्पिटल गए तो कांता भी लाइन में थी, लेकिन वो लाइन में लगे ही नहीं। तो यहां समानता नहीं दिखाई दी भाई। क्या केवल बोट गिरने में ही समानता थी क्या? चलिए इसको और पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आपका मताधिकार की समानता। चलिए, कहानी को प्रारंभ कांता के बोट डालने की लाइन से होता है। कह रहे अभी तो हमने सब क्या पढ़ा है, एक एबीसीडी के फॉर्म में, जस्ट पिक्चर इमेज की लाइन में हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। कह रहे कि कहानी का प्रारंभ कांता के बोट गिरने की लाइन से खड़ा होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों को देखिए जो उनके साथ बाप के लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। अब उसके ही मालिक हैं अशोक जैन, वो भी लाइन में खड़े हैं, और अपने पड़ोसी छोटेलाल भी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्क को मत देने का अधिकार है, यानी कि वोटिंग का राइट्स है, चाहे वो कोई धर्म का हो, शिक्षा का स्तर, जाति कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो। इससे पिछले वर्ष की पुस्तक में आप पढ़ चुके हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। यह भी सभी लोकतांत्रिक को आवश्यकता पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि किसी भी हर वयस्क स्त्री चाहे पुरुष को आर्थिक स्तर या जाति में कुछ भी ना हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। वयस्क में क्या है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप स्त्री और पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप समान हैं। आपको वोटिंग राइट्स कैसे हैं, इक्वल प्रोवाइड किए गए हैं। वह इन सब के बराबर है, क्योंकि उनके पास एक वोट का अधिकार है, एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता की वास्तविकता अर्थ को लेकर शंका आने लगती है। शंका क्यों ना आएगी? एक तरफ तो वो लाइन में खड़ी है, सब लाइन में खड़े हैं, वोट दे रहे हैं, एक तरफ अकेली आपके लाइन में खड़ी है और उसका मालिक जैन साहब बराबर से निकल गए। तो ऐसे में उसको दिक्कत होगी कि कहेगी वो ये कैसी समानता है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी है? शक कैसे बढ़ गया उसके मन में, शंका कैसे हो गई? उसके जीवन की दिनचर्या देखें, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, घर के पीछे एक नाला है, बीमार बेटी है उसकी, परंतु वह अपने काम के दिन में छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि मालिक ने बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम करने की नौकरी से थक गई थी। अंततः उसे दिन की समाप्ति के बाद फिर लंबी लाइन में खड़ा होकर होती है। सरकार के सामने लगी है लाइन, उसकी लाइन से भिन्न है, जिसमें वह सुबह लगी है, क्योंकि लाइन खड़े होने में अधिकांश लोग गरीब हैं। कह रहे जो लोग लाइन में लगे हैं वो अधिकांश लोग कैसे हैं? आपके गरीब हैं। आपके विचार में समानता के बारे में शक करने की कोई कांता के पास पर्याप्त कारण नहीं है। उपरोक्त कहानी के आधार पर ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। समानता को उसे क्यों लग रहा था ऐसा कि सब ये बाप की गरीबी? अब देखिए बेचारी कांता अपनी बच्ची को लिए हुए ओपीडी में खड़ी है कि कब डॉक्टर उसे बुलाएगा और कब मैं जाऊंगी। क्लियर है? चलिए इसको देखेंगे। आगे है अन्य प्रकार की समानता। तो अन्य प्रकार की समानता पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी का है, पूछ लीजिए। अन्य प्रकार की असमानताएं कौन कौन से प्रकार हैं असमानताएं के? थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपका देख लीजिए, ताकि आगे बढ़ सकें और हम लोग इसको देख सकें। कांता उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय
हम विभिन्न दो कहानियों से पढ़कर समझेंगे। ये दो ही घटनाएं वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। दो ऐसे इंसिडेंट हैं जिनसे हम लोग इस सारे फेज को आपका समझने में हमको हेल्प मिलेगी। भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। पहली क्या है? कास्टिज्म। देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है मेरे हिसाब से तो जहां जातीय व्यवस्था है। देखिए, धर्म व्यवस्था तो हो सकती है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म के अंदर भी जाति बना रखी है, कास्ट बैरियर है। कह रहे यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी उम्र में हो गया होगा। कह रहे भैया बहुत छोटी उम्र में पता लग गया होगा तुम किस जात के हो। पूछते थे ना कि क्या नाम है आपका, कि मैं ये हूं। किस कास्ट से बिलोंग करते हो? कोई कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी है, हम किसी कास्ट विशेष का नाम नहीं लेंगे। तो अलग परिचय होता है कि तू तो हमारा भाई है, तू हमारा दुश्मन है, तू हमसे ऊंचा है, तू हमसे नीचा है, हम स्वर्ण है, ये है। इस तरह की चीजें होती हैं और कह रहे बहुत छोटी उम्र में आपको परिचय हो जाता है। यदि आप भारत में शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद सोचते होंगे कि लोग जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा सा एक प्रमुख समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन का कॉलम देखते हैं। कह रहे वहीं अगर हम एक विवाह का कॉलम छपता है, पढ़ा है कभी? अभी आप बच्चे हैं, पढ़ना भी मत। देखिए, अगर आप न्यूज को पढ़ेंगे तो मिलेगा कि वर चाहिए, वधू चाहिए, उसमें कॉलम होता है कि उसमें कुर्मी मतलब जातियां लिखी होती हैं अलग अलग रूप से, कि उनको क्षत्रिय चाहिए, उनको वैश्य चाहिए, उनको शूद्र चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो है उसी के अंतर्गत आपका गिरा होता है और पूरी कहानी वगैरह उसमें लिखी होती है। आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय दिमाग भी जाति में कितनी महत्वपूर्ण है। कि देखिए, हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे कास्ट का बड़ा फैक्टर है। आप एक कहानी स्कूल में जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव से पढ़िए। एक कोई दलित बच्चा था, वो स्कूल में पढ़ रहा था, उसके एक्सपीरियंस से हम देखते हैं। दलित के बारे में दलित के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति का वाले स्वयं लोगों को संबोधित करने के लिए प्रयोग कहता है, यानी कि जो लोग नीचे के लोग हैं उनको दलित बोलते हैं। क्या दलित कहना सही है? नहीं, उनको डिप्रेस कहना सही है, दलित नहीं। ठीक, कुछ और दलित का मतलब क्या होता है? कुचला हुआ, टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल दलित संकेत करते हैं कि पहले भी बहुत भेदभाव है और आज भी हो रहा है। कह रहे हैं कि जो ये बेसिकली जो भेदभाव हो रहा है ये कोई आज का नहीं है, पहले का नहीं है, बहुत पहले का है। और हमने पहले भी पढ़ी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं। क्या लिखा है? झूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल से दूसरे से दूर तक बैठना पड़ता था। वे जमीन पर बैठते थे, अपने बैठने की जगह पर आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुआंधार लिखे होते थे, और कभी कभी बिना कारण उनकी पिटाई भी कर दी जाती थी। जब वे कक्षा के 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ओम प्रकाश स्कूल खोलने में मैदान में झाड़ू लगवाने को कहा, और वे लिखते हैं कि मैदान लंबा चौड़ा होने के बावजूद मुझसे कई गुना बड़ा था और मुझे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। ठीक, और चेहरे पर धूल सर अट गया और मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह सिर्फ मुझ पे टिकी थी। पानी पीने की इजाजत नहीं थी। पूरे दिन में झाड़ू लगा रहा था। स्कूल में कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें की छाप तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाई जा रही थी। यह क्रम तभी रुका जब उधर से उसके पिता ने झाड़ू लगाते हुए देखा और उसने शिक्षक को साहसपूर्ण सामना किया। ओम प्रकाश के हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, ये तो पढ़ेगा और इसी मदरसे में पढ़ेगा।
ये नहीं तो इसके बाद और कहीं भी आगे अगवे पढ़ाऊंगा। यानी कि आप किसी एक बच्चे को केवल इस आधार पे काम करा रहे थे कि वो दलित है। आप सोच के देखिए उस जमाने की मेंटेलिटी कैसी रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, उस बच्चे पर क्या बीती होगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ लिखते हैं और पढ़ लिखने के बाद अपनी आत्मकथा को झूठन में लिखते हैं कि उन पर उनकी आत्मा को कैसे झंझोड़ लिया इस हादसे ने। क्लियर है कि उन्हें सब बच्चे पढ़ रहे थे और उन्हें बाल्मीकि होने की सजा मिल रही थी। क्या वो खुद उस वर्ग में पैदा हुए थे या केवल उन्हें उस जाति के आधार पर सजा दी गई? तो इसको पढ़िए, देखिए क्या विचार बनता आपके मस्तिष्क में। तो ये उनकी बुक है, ध्यान दीजिए, इस तरह से लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। राधा कृष्ण पेपर बैक्स झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़े, अब दूसरी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलिए ध्यान दीजिए आप। कह रहे दूसरी घटना ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए के मकान में आपका मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए के लिए उन्हें कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में लेने में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि भैया आप हमें एक मकान दिवा दो। कोई अंसारी फैमिली थी, श्रीमती और श्री अंसारी फैमिली जो भी रहे हों। डीलर ने उन्हें बताया कि वह खाली मकान के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकता है। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान को लेने का निर्णय किया। जब फिर वे मकान मालिक ने उनका नाम सुना तो उसने बहाने लगाने लगे कि वे मांसाहारी लोग हैं, लोगों को मकान नहीं देते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग में सभी लोग शाकाहारी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर्स और अंसारी दंपत्ति दोनों को यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अब बताइए कोई व्यक्ति क्या खाता है, आप उसके आधार पर अगर उसको नहीं रहने देंगे, ये कैसी समानता है? क्योंकि पड़ोसी से मछली पकाने की गंध आ रही है और वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मीट मच्छी नहीं खाता, जबकि पड़ोसी से महापड़ोस में मछली पक रही है, उसकी स्मेल आ रही है और ये श्रीमान कह रहे हैं कि भैया हम लोग नॉनवेज खाने वालों को घर मकान नहीं देते। आप देखिए, आप कह रहे हैं उसके सामने दूसरी और तीसरे मकान भी उन्हें पसंद आया। यही बहाना दोहराया गया। अब यही बहाना उनको वहां मिला सुनने के लिए। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सुझाव दिया, क्या आप अपना नाम बदलकर श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे? अंसारी दंपत्ति ने ऐसा करने की इच्छा नहीं की क्योंकि उन्हें कुछ भी और मकान ढूंढने की निश्चय नहीं था। अंत में 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिली जिन्होंने किराए पर मकान देने को तैयार हो गया। क्या कर दिया उन्होंने? उसे मकान देने के लिए तैयार हो गया, जो बिना उनकी जाति देखे, बिना उनके धर्म देखे, जो उनको मकान दे सके। तो देखिए ये कहानी हुई अंसारी दंपत्ति के साथ। क्लियर है? तो ना जाने इस तरह की कितनी घटनाएं, कितनी चीजें हमको अक्सर देखने के लिए मिल जाती हैं। देख लिया? तो अंसारी दंपत्ति के साथ क्या हुआ, कैसी कहानी थी, अब देखिए। आपके विचार में अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों हुआ, अनइक्वालिटी क्यों हुई होगी? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते तो आपको क्या कहने के कारण इसकी जगह, मतलब कारण की जगह क्या मिलता? क्या उसके पड़ोसी धर्म के आधार पर किसी के पास नहीं रहने देते? क्या आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह अगर आप खुद होते तो 4 पंक्तियां लिखिए और बताइए कि आप उनके बारे में क्या अनुभव करते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये आपको देखना है कि जो अंसारी फैमिली है या ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसके साथ जो ये असमानता घटी है, ये बेसिकली कारण क्या रहा था? तो आपके सामने नजर आएगा कि एक की जाति और एक का धर्म असमानता का कारण बनी। और एक तरफ जब वो वोट गिर रहे थे तब वो समानता थी, कांता को लाइन में लगना पड़ा, उसके साथ जैन साहब बगल से निकल गए और ज्यादा सीधे जाकर डॉक्टर से मिले। तो इन सारे पहलुओं पर, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे
और समानता को जांचेंगे और परखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।